बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 45, चैप्टर नंबर 5 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका पहले कंसेप्ट लेते हैं, देन हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। जी, तो रोटेशनल इनर्शिया क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए मैंने ये एक सिंपल सा केस लिया है। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये मैंने दो टायर ले लिए हैं, ये किसी रोड के ऊपर हल्का सा पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर को क्रॉस करना है। मैंने दो टायर लिए जिनका मैस सेम था, लेकिन एक का साइज रेडियस बड़ा था, एक का कम था। ये रोटेट करते हुए आ रहे हैं, तो किसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये इस पत्थर को क्रॉस कर जाए। अब खुद सोचें कि कौन सा ज्यादा चांसेस है जो क्रॉस कर जाए। अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होने के बराबर है तो जिसका साइज बड़ा होगा वो इजीली क्रॉस कर जाएगा, और जिसका साइज छोटा होगा उसके चांसेस कम है क्रॉस करने के। एक बात होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसने अपनी रोटेशनल मोशन को बरकरार रखा, यानी वो रोटेट कर रहा है, पत्थर से क्रॉस करने के बाद भी रोटेट करता रहेगा। तो किसके ज्यादा चांसेस है, जिसका साइज बड़ा होगा। तो रोटेशनल मोशन एक तो डिपेंड कर रही है आर पे, साइज पे। साइज बड़ा होगा तो उसकी रोटेशनल मोशन बरकरार रहेगी। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें दो मैसेज ले लिए, एक मैस ज्यादा है, साइज दोनों का सेम है। ये देखिए, साइज दोनों का सेम है, एक का मैस ज्यादा है, एक का मैस कम है। अब कौन जो है ना वो अपनी इस पत्थर को क्रॉस करने के बाद अपनी रोटेशनल मोशन बरकरार रखेगा। याद रखिएगा, अगर मैं एक ट्रक का टायर ले लेता हूं, एक साइकिल का टायर, अगर उन दोनों का सपोज कर ले साइज सेम हो, तो ये नहीं होगा कि साइकिल वाला क्रॉस करेगा। अगर फ्रिक्शन ना होने के बराबर है तो जो ट्रक का टायर होगा वो क्रॉस कर जाएगा, दूसरा क्रॉस नहीं करेगा। इससे हमने क्या चीज सीखी, जिस चीज का मैस ज्यादा होगा वो अपनी रोटेशनल मोशन बरकरार रखेगी, उसमें हम फ्रिक्शन की फोर्स को भी निगलेक्ट कर देंगे। तो ये दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज, अब मैं दो टायर ले लाऊं, दोनों का मैस भी सेम, दोनों का रेडियस भी सेम, लेकिन मैस की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। सपोज कर लें कि ये जो है ना, ये वाला, ये 2 kg का है, इसका जो मैस है ना, सिंपल टायर ले रहा हूं, इसका मैस जो है ना वो अंदर से भरा हुआ है ऐसे टोटल इस तरह, और इसका मैस जो वो सारे के सारे रिम पे है, बाहर अंदर से खाली है, जैसे रिंग होता है। दोनों का मैस करेंगे सेम आएगा, दोनों का साइज भी क्या होगा, सेम होगा। अब आप जब इसको यहां से करेंगे, आप ये देखेंगे इनकी दोनों की रोटेशनल मोशन डिफरेंट होगी। तो इस पूरी कहानी से हमने ये अंडरस्टैंड किया कि रोटेशनल मोशन डिपेंड करती है मैस पे, रेडियस पे, और मैस के अंदर एक तीसरी चीज आ जाएगी, मैस की डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीन चीजों पे वो डिपेंड करती है। तो इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया यानी एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स रोटेशनल मोशन, जिसको आप रोटेशनल इनर्शिया का नाम देते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एम पे और आर पे, और आर पे जब हमने मेजर किया तो ये किस वे से चेंज हो रही थी, आर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आपके पास अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये वाली क्वेश्चन लेते हैं। इस छोटी सी कहानी से आपको ये समझ आ गई बेसिकली आई का कंसेप्ट क्या है। ठीक हो गया। रोटेशनल मोशन किससे बरकरार रहेगी, अगर साइज बड़ा है, रेडियस बड़ा है, वो भी आर स्क्वायर के हिसाब से। दूसरा मैस, और तीसरी चीज मैस की डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसको प्रॉपर वे से देखते हैं कि हमारी बुक में जो है ना इसके बारे में क्या क्या चीजें गिवन है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, resistance of rotating body to change its uniform angular velocity or state of rest is called moment of inertia or rotational inertia। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो रोटेट करता जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो स्टेट है पहले वाली उसको चेंज करना चाहते हैं, पत्थर आगे किया तो वो रुकेगा नहीं बल्कि आगे जाएगा। ये देखें, सपोज कर लें ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी 3 है, इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, पत्थर आगे। अब अगर जिसका साइज बड़ा होगा वो अब इसको रेजिस्ट करेगा, यानी वो अपनी मोशन बरकरार रखेगा। अगर साइज कम है तो वो जल्दी रुक जाएगा। तो किसने रेजिस्ट किया, जिसका आर बड़ा था। तो यहाँ पे भी यही चीज है, ठीक है। या आप कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स रोटेशनल मोशन, इस वजह से भी कर सकते हैं, ये और ज्यादा प्रॉपर है। ठीक है, यानी एक चीज जो एंगुलर मोशन शो कर रही है जिस स्टेट में भी है, तो वो अब रेजिस्ट करेगी कि उसमें वो चेंज ना आए, चाहे आगे आप पत्थर भी रख दें, तो उसका साइज बड़ा होगा मैस पे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, जैसे पॉइंट मैस होता है, ठीक है, जैसे
तो उसके लिए जैसे ज़मीन अगर घूमे किसके गिर्द, सूरज के गिर्द, तो फिर आप उसको बॉल की बजाय, एक सफेयर की बजाय एक पॉइंट काउंट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, कि वो जिस सर्कल में घूम रही है उसका रेडियस कितना है और उस ऑब्जेक्ट का अपना मास कितना है, वहां से रोटेशनल इनर्शिया मेजर कर सकते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन आ गई जी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। let us consider a mass m attached to massless rod which is pivoted at point O. Force is applied cause a turning effect in the mass which is the product of force F and moment R. जी ये इक्वेशन है, वैसे आप पढ़ते हैं कि कहीं पे भी जब आप फोर्स लगाते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है F इक्वल्स टू एम ए। और ये इक्वेशन हमने पहले प्रूव की हुई है। लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। तो इस एक जगह क्या लिखेंगे, आर अल्फा, और टार किस चीज़ के इक्वल होता है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। और अगर एंगल 90 डिग्री हो तो टार्क इक्वल्स टू आर एफ। यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, टार्क इक्वल्स टू आर और एफ की जगह आप ये वाला पुट कर देंगे एम आर अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा, तो टार्क क्या आ जाएगा, आई अल्फा। क्वांटिटी एम आर स्क्वायर इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी ये यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यानी एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो सपोज कर लें, ये यहाँ पे नहीं है, चलें। तो यहाँ से आपने क्या चीज़ प्रूव की कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, उसका रेडियस है आर, ठीक है, तो फोर्स आपने उसको पहली दफ़ा घुमाया, आपने उसको फोर्स दी, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो आप इक्वेशन यूज करेंगे सिंपल एफ इक्वल्स टू एम ए। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, टेबल मैंने आपको याद करवाई थी, वहां पे मैंने बताया था ये न्यूटन सेकंड लॉ है। ये क्या चीज़ है, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ, ये न्यूटन सेकंड लॉ किस में, सर्कुलर मोशन में, क्योंकि फोर्स की जगह टार्क, एम की जगह आई और ए की जगह अल्फा। कैसे आया है वो यहाँ से इसने प्रूव किया हुआ है। तो हमारे काम की क्या चीज़ है, एक तो ये इक्वेशन याद रखनी है, टार्क इक्वल्स टू आई अल्फा। इसका मतलब क्या है, इसका पहले मतलब क्या है, जो आप लीनियर मोशन में लेते हैं, किसी जगह आप फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m हो, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें क्या है कि अगर आप किसी जगह पे टार्क अप्लाई करते हैं, जैसे आप साइकिल के ऊपर बैठे हैं, आपने एक पैर नीचे रखा है, आपने घुमाया, आपने पेडल घुमाया, आपने टार्क अप्लाई किया, टार्क अप्लाई किया, उस ऑब्जेक्ट का आई होना लाजमी है, सिर्फ मैस नहीं, आई किस पे डिपेंड करता है, एम आर स्क्वायर। तो उस वो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहली दफा आपने टार्क देना है, उस बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इसी क्वेश्चन का मतलब है, बहुत आसान है। आपने ये इक्वेशन यहां से बना ली, टार्क की इक्वेशन लिखी, एफ की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, इक्वेशन आ गई एम आर स्क्वायर अल्फा। और एम आर स्क्वायर को आप क्या नाम देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब ये जो इक्वेशंस हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ये हमने रिजिड बॉडी ली हुई है। व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी, सपोज कर लेंगे मेरे पास ये मोबाइल लिया हुआ मैंने, इसमें आप ऐसे समझ लें कि क्या मैं इसको रिजिड बॉडी कह सकता हूँ। इसमें सपोज कर लें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट्स हैं। आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, इसको घुमाएं, ऐसे करें, रोटेट करें, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर किसी बॉडी उनके, अगर आप रबड़ ले लें तो उसको खींचते हैं आप, उसके दरमियान का फासला चेंज हो जाता है, उसको आप रिजिड बॉडी नहीं कह सकते। अगर उन दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला कांस्टेंट है तो आप क्या कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा रिजिड बॉडी का। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ये बड़ी आसान सी है, इसको अगर बेटर वे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रिजिड बॉडी जो उन्होंने यहाँ पे दी है इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने सपोज कर लें कि आपके पास ये एक रिजिड बॉडी है, एक कागज ले लें, उसको किसी सर्टेन पॉइंट से घुमाएं, यानी एक कागज ले लिया, उसमें आपने कोई चीज रखी और उसको घुमाना शुरू कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें कि आपने यहाँ पर उस रिजिड बॉडी पे कुछ यहाँ निशान लगा लिए, M1 M, इसके डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से मेन पॉइंट आपने क्या सीखना है, यहाँ पे ये सीखना है कि जब कोई चीज को आप रोटेट करवाते हैं तो बेसिकली उसके जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे रोटेट करते हैं, सारे के सारे रोटेट करते हैं। जब सारे रोटेट करते हैं तो उनमें उनके दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से आप रोटेट करवा रहे हैं वहाँ से उसका मैस कितना है। ये सब्जेक्ट का सपोज कर लें, ये जो पॉइंट है इसका मैस है M3 और यहाँ से जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है R3, इसका मैस है M1, इसके यहाँ से डिस्टेंस कितना है R1। कोई करीब होगा कोई दूर होगा, जितने भी उसके अंदर आप इमेजिनरी पॉइंट्स ले रहे हैं उनका जो
मैस होगा वो भी डिफरेंट है, और जहां से आप रोटेट करवा रहे हैं वहां से ये देखें ये मैस m2 और इसके यहां से जो डिस्टेंस है वो क्या है r2। तो रोटेशन जो है अब आप यहां पे हर एक का अलग अलग रोटेशनल इनर्शिया मेजर करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो पूरी बॉडी का हमें मिल जाएगा। सो सिंपल। ये मैं पहले डायग्राम दिखा रहा हूं, कैलकुलेशन में बाद में जाऊंगा। ये देखें आपने सपोज कर लें उसके नाउ कंसीडर लार्ज रिजिड बॉडी एंड द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली, द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ मैसेज। ये बात मैं अभी बता चुका हूं, ठीक है। अब जैसे ये है, इस पे आप ये समझ लें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, यहां से आप रोटेशन करवा रहे हैं, जहां से रोटेशन करवा रहे हैं जब वो पूरी बॉडी रोटेट करेगी तो ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल जिनको आपने मार्क किया वो भी साथ रोटेट कर रहे हैं। जब सारे पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं तो हर एक का जो टार्क है वो आप कैसे मेजर करते हैं। सपोज कर लें मैं पहले मेजर करता हूं m1 का, ठीक है। m1 के टार्क के लिए मुझे इसका मैस चाहिए और r चाहिए। ये देखें m1 r1 अल्फा 1, दूसरे पार्टिकल का ये दूसरा पार्टिकल है m2, यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या है r2, ये अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। m2 r2 का स्क्वायर अल्फा 2। तो सारा टार्क किस चीज के हुआ, पूरी बॉडी का टार्क के एक पार्टिकल का टार्क दूसरे का अप टू n, जितने भी उसमें पार्टिकल होंगे उन सबको ऐड करें। और सारे पार्टिकल जो हैं चाहे उनका ये देखें इनका हर किसी का डिस्टेंस मुख्तलिफ है, मैस इनके मुख्तलिफ है, लेकिन सबकी रोटेशन सेम हो रही होगी, एक वे से रोटेट कर रहे होंगे, इसलिए इन सब का अल्फा क्या होगा सेम होगा। इसके साथ अब मैं 1 2 नहीं लिखूंगा, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया। ये देखिए ये मैंने कॉमन ले लिया, ये पॉइंट समझ आ गया। अब ये क्या चीज है अंदर m1 r1 का स्क्वायर, इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये वाला m1, क्योंकि इसके लिए इसका मैस ये है, r1 ये है, ठीक है। m2 जो रोटेशनल इनर्शिया सेकंड का क्या बनेगा m2 r2 का स्क्वायर, तीसरे का क्या बनेगा m3 r3 का स्क्वायर, चौथे का क्या बनेगा m4 r4 का स्क्वायर। और इसमें अगर n पार्टिकल्स हैं टोटल तो mn rn का स्क्वायर। ये देखिए अल्फा बाहर आ गया, क्योंकि अल्फा सब तमाम पार्टिकल्स का क्या होगा सेम होगा। इन सब को हम सम कैसे करते हैं, ये बेसिकली चीजें पहले मल्टीप्लाई हो रही हैं देन ऐड हो रही हैं, इसको हम नाम देते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स का, कि प्रोडक्ट्स जो है ना उनका सम है। उसके लिए हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, सम स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड कहां पे हो रहा है n तक, mi का स्क्वायर, i को वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से n तक, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर n तक जाना है, यानी 1 से शुरू करना है और कहां तक जाना है n तक। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इस पूरी टर्म को हमने एक टर्म के अंदर लिख दिया है, ये जितनी भी डिफरेंट टर्म्स लिखी हुई है ना इनको हमने एक टर्म में लिख दिया है। तो ये क्या चीज है, ये रोटेशनल इनर्शिया है एक पार्टिकल का या रिजिड बॉडी का, ये रिजिड बॉडी का है, इसलिए इस हिस्से को हमने यहां अलग लिख दिया, i इक्वल्स टू समेशन सिग्मा 1 to n mi का स्क्वायर। i कहां से शुरू हो रहा है 1 से लेके n तक। बात क्लियर हो गई। ये रोटेशनल इनर्शिया था जो हमने बताना था। इसको मैं अगर समराइज कर दूं, इस कहानी से आपने ये समझा कि रोटेशनल इनर्शिया बेसिकली क्या चीज है। ये इसकी जनरल इक्वेशन जब एक पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं, और हमने यहाँ पे किस चीज की बात करनी है, हमने यहाँ बात करनी है रिजिड बॉडी की। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, यहाँ से मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये ऐसे घूम रही है, इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद है। मैंने 3 4 को सपोज कर लिया, सपोज कर लिया पार्टिकल m1 है, इसका यहाँ से फासला है r1 हो गया, m2 और भी होंगे। अब मैं रोटेशनल इनर्शिया टार्क एक एक का मेजर करूंगा। ये देखें फर्स्ट का सेकंड का सबको इकट्ठा किया, अल्फा को बाहर ले लिया, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन सबका क्या होगा सेम होगा। हालांकि जहां से रोटेट करवा रहा हूं वहां से हर किसी का डिस्टेंस भी मुख्तलिफ है और किसी का मैस भी क्या है मुख्तलिफ है जी। तो इस हिस्से को जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये हिस्सा क्या है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, सिंगल पार्टिकल का नहीं, क्योंकि सबको मैंने क्या किया है ऐड किया है। तो इसलिए i इक्वल्स टू सिग्मा mi का स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेके n तक है, जितने उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो ये डायग्राम भी आपको क्लियर आनी चाहिए। उम्मीद है ये पॉइंट आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया, फाइंड रोटेशनल इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। क्या करेंगे, टार्क बना लेंगे पहले पार्टिकल का दूसरे का, जनरलाइज कर दिया, सबको ऐड किया, अल्फा बाहर आ गया, ये टर्म जो है ये आई के इक्वल आ जाएगी। सो सिंपल। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। आपने पूरा लेक्चर सुनना है
उसको खुद तैयार करना है, जो डायग्राम यूज हो रही है उसको भी आपने साथ साथ करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।